सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से एक संभावित एलियन रेडियो ट्रांसमिशन की खबर सुर्खियों में है। क्या इसका मतलब ये है कि हमने अपने सबसे निकटतम तारे से अपने पहले रेडियो ट्रांसमिशन का पता लगा लिया है? शायद ठीक तरीके से नहीं। आइए एक गहरी सांस लेते हैं और इस संदेह को दूर करने के लिए देखते हैं कि हम क्या जानते हैं और इसका वास्तव में क्या अर्थ है। एलियंस हमेशा एक चर्चा का विषय होते हैं जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अब तक हमें कोई प्रमाणिक सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अल्फा सेंटोरी से मिले रेडियो सिग्नल से क्या हम जान सकते हैं कि अल्फा सेंटोरी पर कोई एलियन सभ्यता मौजूद है? चलिए इन सिग्नल्स के बारे में गहराई से जानते हैं। तो अब तक हम जानते हैं कि हमें एक सिग्नल मिला है BLC-1, जिसका अर्थ है ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1। पहले से ही कई लोग इस रेडियो सिग्नल की तुलना उस प्रसिद्ध वाव सिग्नल से कर रहे हैं जिसे 1977 में बिग ईयर टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था। लेकिन उस सिग्नल के विपरीत इस सिग्नल की उत्पत्ति कहां से हुई है, इस बारे में बहुत कम अस्पष्टता है। इस सिग्नल के खोजकर्ता द ब्रेक थ्रू लिसन टीम है, जो $10 करोड़ की परियोजना है, जो बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया में पार्क रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडियो सिग्नल्स की खोज कर रही है। BLC-1 सिग्नल का मई 2019 के आसपास पता चला था, लेकिन अक्टूबर 2020 तक टीम द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर इस प्रोजेक्ट में कार्यरत शेन स्मिथ ने इसे डेटा में देखा। तब से इस परियोजना के वैज्ञानिकों में से एक सोफिया शेख विश्लेषण का नेतृत्व कर रही हैं। इस सिग्नल के बारे में अभी तक कोई कागज या ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि इसमें शामिल वैज्ञानिक अभी भी विश्लेषण पर काम कर रहे हैं। क्या हुआ कि इस सिग्नल का पता लगने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के द गार्डियन अखबार ने इस स्टोरी को लीक कर दिया था और तभी से ये खबर दुनिया भर में फैल गई। आप जानते हैं कि ये और कुछ नहीं, बस इस बात का प्रमाण है कि खगोल वैज्ञानिक रहस्य रखने में कितने बुरे हैं। अब क्योंकि ये स्टोरी बाहर आ चुकी है, इसलिए इस बारे में जान लेना ही बेहतर है। टीम ने कहा था कि वे 2021 की शुरुआत में आगामी पेपर में अपने काम को प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके कुछ अंश लीक हुई स्टोरी से मिले हैं और बाकी की जानकारी स्टोरी ब्रोक होने के बाद द ब्रेक थ्रू लिसन टीम द्वारा आयोजित किए गए इंटरव्यूज से मिली है। हम जानते हैं कि ये BLC-1 सिग्नल 982.002 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर एक बहुत ही नैरो बैंड सिग्नल है। अब हम ये बिल्कुल सटीक तौर पर नहीं जानते हैं कि ये कितना नैरो बैंड है। प्राकृतिक एस्ट्रोफिजिकल रेडियो सोर्स, जहां तक हम जानते हैं, ऐसे नैरो बैंड रेडियो सिग्नल उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट का अर्थ ये है कि ये सिग्नल निश्चित रूप से आर्टिफिशियल है। लेकिन क्या ये सिग्नल केवल एक मानव निर्मित रेडियो सोर्स हो सकता है जो उस समय ऑब्जर्व कर रहे पार्क टेलीस्कोप पर गिरा हो? ये निश्चित रूप से संभव है। आखिरकार 982 मेगाहर्ट्ज वास्तव में टेलीकम्युनिकेशंस में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्रीक्वेंसीज में से एक है। ब्रेक थ्रू लिसन हर समय बड़ी संख्या में ऐसे आर्टिफिशियल सिग्नल का पता लगाता रहता है। यह मुख्य कारणों में से एक है जिससे वैज्ञानिक अक्सर चंद्रमा के उस पार एक रेडियो टेलीस्कोप लगाने की इच्छा के बारे में बात करते हैं। सिग्नल की एक स्टैंडर्ड जांच के रूप में टेलीस्कोप टारगेट से बार बार आगे पीछे मूव करता है, जिसे नॉडिंग कहते हैं। नॉडिंग यानी सिर हिलाना। अब अगर टारगेट से दूर पॉइंट करते समय सिग्नल लगातार बना रहता है, तो ये हमें बताता है कि यह लगभग निश्चित रूप से केवल टेरेस्ट्रियल इंटरफेरेंस है, एलियंस नहीं है। द ब्रेक थ्रू टीम ने कथित तौर पर कई दिनों तक चले इस कैंपेन के दौरान 26 घंटे के लिए इसका अवलोकन किया और इसी बीच उन्होंने 982 मेगाहर्ट्ज सिग्नल का पता लगाया, जिसने इस नॉडिंग टेस्ट को पास किया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यह निश्चित रूप से साबित नहीं करता है कि ये सिग्नल नेचर में एस्ट्रोफिजिकल है। आखिरकार ये अभी भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली सैटेलाइट से उत्पन्न हुआ सिग्नल हो सकता है। लेकिन तथ्य ये है कि सिग्नल 3 घंटे तक बना रहा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैटेलाइट के लिए सबसे सामान्य ऑर्बिट को लो अर्थ ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जिसमें सैटेलाइट हर 2 घंटे में एक बार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। यानी सैटेलाइट एक ही स्थिति में लंबे समय तक नहीं रहती।
तो BLC-1 सिग्नल को लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शायद ये सिग्नल एक लंबी धीमी अवधि वाली हायर ऑर्बिट में चक्कर लगाती हुई एक सैटेलाइट से उत्पन्न हुआ हो सकता है, जो काफी देर तक स्थिर रहती है। एक संभावना है तथाकथित मोलनिया ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसका नाम सोवियत रशियन मिलिट्री सैटेलाइट्स के नाम पर रखा गया है, जिसे 1960 के दशक के मध्य में इस ऑर्बिट में भेजा गया था। इन ऑर्बिट्स का उद्देश्य कम्युनिकेशन और पृथ्वी के हाई लैटिट्यूड क्षेत्रों का निरीक्षण करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए कि ये सिग्नल पृथ्वी के हायर ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट से मिला है, इसके लिए सैटेलाइट का ऑर्बिट लगभग 60 डिग्री झुका हुआ होना चाहिए। साथ ही ऑर्बिट इसेंट्रिक भी होना चाहिए, ताकि सैटेलाइट पृथ्वी से अपने दूर के पॉइंट पर लंबा समय बिता सके, जहां लंबे समय तक पृथ्वी का निरीक्षण किया जा सके। अब क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी भी इलिप्टिकल प्लेन से लगभग 60 डिग्री नीचे के कोण पर स्थित है, इसलिए मोलनिया का ऑर्बिट उन दुर्लभ सैटेलाइट्स में से एक है जो इन ऑब्जर्वेशंस के दौरान पार्क स्पेस टेलीस्कोप के सामने से गुजरने के लिए सही झुकाव पर है। हालांकि मैं इस ट्वीट को उजागर करना चाहूंगा जिसमें जोनाथन मैकडॉवेल बताते हैं कि उन्हें इस ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट के बारे में पता नहीं है जिसमें सही कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी और ऑर्बिटल पीरियड हो, जिससे BLC-1 सिग्नल की व्याख्या की जा सके। अब केवल 3 चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जहाँ तक ब्रेक थ्रू लिसन टीम ने बताया है कि इस फ्रीक्वेंसी में कोई स्पष्ट उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक निरंतर टोन की तरह है, जिसका अर्थ है कि बीम में संभावित रूप से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसे इस तरह भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि इन सिग्नल में उतार चढ़ाव तेज है या इतना हाई रेजोल्यूशन है कि पार्क स्पेस टेलीस्कोप इसे देखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। दूसरा, बीम की चौड़ाई लगभग 16 आर्क मिनट है, इसलिए जरूरी नहीं है कि सोर्स प्रोक्सिमा सेंटोरी ही हो। उदाहरण के लिए ये बैकग्राउंड में कुछ हो सकता है। तीसरा और शायद सबसे इंटरेस्टिंग भी, सिग्नल समय के साथ फ्रीक्वेंसी में ड्रिफ्ट करता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में ये आवाज में बढ़ता है, यानी पिच इंक्रीज होती है। अब ड्रिफ्ट की दर अनुमानित है क्योंकि पृथ्वी स्थिर नहीं है। गति का प्रमुख सोर्स पृथ्वी की अपनी रोटेशन बन जाती है। यदि हम रात में होराइजन से ऊपर उठने वाले सोर्स की कल्पना करते हैं, तो हम पृथ्वी के घूमने के कारण उसकी ओर बढ़ रहे होंगे, जिसका अर्थ है कि सिग्नल ब्लू शिफ्टेड होना चाहिए। लेकिन हर पल जो हमारी गति से गुजरता है, सोर्स की ओर लगभग आधी रात तक धीमा हो जाता है। अब वास्तव में दिशा उलटने लगती है और हम सोर्स से हट जाते हैं। दूसरे शब्दों में, रात भर सोर्स से हमारी रिलेटिव वेलोसिटी लगातार कम हो जाती है, यानी हम धीमा हो रहे हैं। इस लगातार कम होती गति के कारण सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में कमी आती है, जिससे एक नेगेटिव ड्रिफ्ट रेट दिखाई देना चाहिए। लेकिन इस सिग्नल के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ फ्रीक्वेंसी घटने की बजाय ठीक विपरीत है। यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि ये एस्ट्रोफिजिकल सोर्स हमारी ओर आगे बढ़ रहा है। अब ये एक्सप्लेन करना कठिन है कि BLC-1 एक ऐसे ग्रह से उत्पन्न हो सकता है जो प्रोक्सिमा सेंटोरी के ऑर्बिट में है, क्योंकि वहाँ भी अनिवार्य रूप से सेम सिचुएशन होगी और हम आमतौर पर सतह पर मौजूद एक ट्रांसमीटर से नेगेटिव ड्रिफ्ट रेट ही दिखाने की अपेक्षा करते हैं। तो यदि हम मान लेते हैं कि ये सिग्नल वास्तव में प्रोक्सिमा सेंटोरी से आ रहा है, तो इसकी एक बेहतर एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि कोई रेडियो ट्रांसमीटर प्रोक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा कर रहा है, जो इस तरह की अजीब तरह की फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहा है ताकि सिग्नल हम तक पहुंच सके। निश्चित रूप से इस पॉजिटिव ड्रिफ्ट की एक और सांसारिक एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जैसे कि पृथ्वी के ऑर्बिट में एक झुके हुए चौड़े और इलिप्टिकल पाथ में एक सैटेलाइट। जैसे जैसे यह सैटेलाइट पृथ्वी से अपने निकटतम पॉइंट से अपने सबसे दूरतम पॉइंट की ओर बढ़ती है, तो इसकी गति मैक्सिमम की ओर बढ़ने लगती है और इसी फेज के दौरान सैटेलाइट टेलीस्कोप की ओर गति करती हुई प्रतीत होती है। शायद इस सिग्नल के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक ये है कि ये लगभग 982.002 मेगाहर्ट्ज की एक इंटीजर वैल्यू है। इसे बेन मेजन ने पॉइंट आउट किया था, जो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि एलियंस के पास हमारे जैसे ही यूनिट सिस्टम का उपयोग करने का कोई कारण नहीं है। आखिर ये सिग्नल इस इंटीजर वैल्यू पर क्यों होगा? ये बहुत रोमांचक है कि ब्रेक थ्रू लिसन टीम अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रहा है
जहां उन्हें सिग्नल मिल रहे हैं जिससे उन्हें टेस्ट पास करने में मदद मिल रही है। ये आगे चलकर उनके शोध में सुधार करने वाला है। इस सिग्नल के लिए मेरा मानना यह है कि यह एलियंस नहीं है और शायद ये किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप है जिसे वे अंत में खोज ही लेंगे। ब्रेक थ्रू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि वे इन दिलचस्प सिग्नल की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल एलियंस की ओर से है इस बारे में अभी संदेह है। हालांकि यह एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक परियोजना है और इसका पेपर प्रकाशित होने का इंतजार हम सभी को रहेगा। तो आप इस सिग्नल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस सिग्नल की तुलना वाव सिग्नल से की जा सकती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।